फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका के घने जंगलों से। यहाँ पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होता है रणदीप हुड्डा, जिसका नाम है राणा तुंगा। वो अपने 3 भाइयों के साथ वहां काम कर रहा होता है, जिनमें से एक का नाम है सोमुलू, यानी कि विनीत कुमार सिंह। एक दिन खुदाई करते वक्त उन्हें एक सोने से भरा बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स को देखकर चारों भाई तय करते हैं कि वो इसे लेकर भाग जाएंगे और फिर वो श्रीलंकन सोल्जर्स पर हमला करके बॉक्स उठाकर श्रीलंका से इंडिया की तरफ निकल पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में। यहां आकर वो लोग पहले सोना छुपा देते हैं, लेकिन फिर लोकल पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन सोने की घूस देकर वो पुलिस वाले उन्हें इंडिया में रहने की इजाजत दे देते हैं और उनकी फेक आईडी भी बनवा देते हैं। धीरे धीरे राणा तुंगा और उसके भाई पूरे इलाके में अपना दबदबा बना लेते हैं और जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे खत्म कर देते हैं। 15 साल बाद अब कहानी शिफ्ट होती है दिल्ली, जहां हम मिलते हैं इंडिया की प्रेसिडेंट वसुंधरा से। उन्हें एक कुरियर मिलता है जिसमें कुछ काटे हुए अंगूठे और एक लेटर होता है। यह लेटर लिखा होता है एक छोटी सी बच्ची द्वारा, जो बताती है कि उनका गांव बहुत मुसीबत में है और कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही, इसलिए वो सीधे देश की प्रेसिडेंट से मदद मांगती है। प्रेसिडेंट तुरंत समझ जाती है कि मामला बहुत बड़ा और सीरियस है। वो एक सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को इस गांव में जांच के लिए भेजती हैं। इधर गांव में हम देखते हैं कि जिन लड़कों ने अंगूठे भेजे थे उन्हें राणा तुंगा और उसके गुंडों ने मार दिया। तभी गांव में एक नई लेडी सब इंस्पेक्टर विजयलक्ष्मी आती है और इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब वो राणा तुंगा को अरेस्ट करने जाती है तो उसके मेल पुलिस ऑफिसर्स डर के मारे भाग जाते हैं, पर उसकी कुछ फीमेल टीम उसके साथ जाती है। राणा तुंगा की वाइफ भारती उन सबको पकड़वा लेती है और कैद करवा देती है। अब एंट्री होती है जाट की, यानी सनी देओल की। हम देखते हैं कि जाट इस समय अयोध्या में है। वो एक ट्रेन पकड़कर निकलता है इंडिया घूमने, लेकिन जब ट्रेन आंध्र प्रदेश पहुंचती है तो पटरी पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रेन वहीं रुक जाती है। जाट को भूख लगती है। वो उतरकर एक ढाबे पर इडली खाने जाता है। तभी वहां गुंडे आते हैं और उसकी इडली गिरा देते हैं। जाट बस इतना चाहता है, माफी, पर गुंडे हंसते हैं। जाट गुस्से में आ जाता है और सबको धो डालता है। फिर वह उन्हीं गुंडों को उठाकर उनके बॉस राम सुभा रेड्डी के पास जाता है। राम सुभा रेड्डी एक लोकल नेता है और भी बहुत ताकतवर, पर जाट उसके सामने भी नहीं झुकता, उसे भी धो देता है। फिर राम सुभा रेड्डी बताता है उसका बॉस है सोमुलू। अब अगला टारगेट सोमुलू के पास जाता है, उसे भी सॉरी बोलने को कहता है। सोमुलू मना करता है, उसे भी पीटता है। फिर सोमुलू कहता है मेरा भाई है राणा तुंगा। अब जाट बोलता है अब मुझसे राणा तुंगा सॉरी बोलेंगे। अब फाइनल फेस ऑफ जाट वीस राणा तुंगा। जाट सोमुलू और रेड्डी को लेकर राणा तुंगा के घर पहुंचता है और उसे सब बताता है। राणा तुंगा जाट से डरकर सॉरी बोल देता है, पर तभी जाट को वहां पड़ी फीमेल पुलिस की फटी वर्दियां दिखती हैं। उसे समझ आता है कुछ गड़बड़ है। वो घर के अंदर जाता है और कैद की गई पुलिस वालियों को बचाता है। अब राणा तुंगा कहता है तू चला जा, शाम होते होते तू खुद मेरे पास आकर जान की भीख मांगेगा। पर जाट सब पुलिस वालियों को लेकर वहां से चल देता है। अपनी मां की बात सुनने के बाद राणा तुंगा गुस्से में कहता है इस आदमी ने मेरे छोटे भाई को सबके सामने मारा था। अगर मैं इसे घर के अंदर मारता तो दुनिया को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अब इसे मैं इसके घुटनों पर लेकर आऊंगा और फिर सबके सामने इसे मारूंगा, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि राणा तुंगा तो अपने 3 भाइयों के साथ श्रीलंका से इंडिया आया था, फिर उसकी मां और बीवी कहां से आ गई, तो आपको बता दें कि इंडिया में धीरे धीरे पावर में आने के बाद उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मां और पत्नी को श्रीलंका से बुला लिया और अब वो लोग भी उसी के साथ रहने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जाट सभी लड़कियों को लेकर गांव से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर जाकर राणा तुंगा के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। जाट उन सभी को पीट देता है, लेकिन उस हमले में एक लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और फिर उस घायल लड़की का इलाज कराने के लिए जाट सबको लेकर पास के गांव की तरफ जाता है। लेकिन गांव में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि पूरा गांव खाली पड़ा है, एक भी इंसान नहीं है। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है और लड़की को पानी देती है, लेकिन अफसोस लड़की पानी पीने से पहले ही मर जाती है। ये सब देखकर जाट को बहुत दुख होता है, लेकिन साथ ही उसके मन में सवाल भी उठते हैं और फिर वो विजयलक्ष्मी से पूछता है आखिर ये गांव खाली क्यों है और तुम राणा तुंगा को अरेस्ट करने अकेली क्यों गई थी?
अब विजयलक्ष्मी जाट को पूरी सच्चाई बताती है। राणा तुंगा ने आसपास के 30 गांवों पर कब्जा कर रखा है। वो गांव वालों पर जुल्म करता है, उन्हें मारता है, और सरकार भी कुछ नहीं करती। विजयलक्ष्मी बताती है कि कुछ सालों से राणा तुंगा गांव के लोगों को बर्बरता से मारने लगा था। उनकी लाशें बिखरी मिलती थीं। यहां तक कि एक दिन उसने 10 से 12 जवान लड़कों को मार दिया और उनके सिर काट दिए। फिर विजयलक्ष्मी ने उनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का वादा किया और गवाहियां लेकर वो राणा तुंगा को अरेस्ट करने गई। लेकिन राणा तुंगा की बीवी ने उन्हें पकड़वा लिया और फिर उनके साथ बहुत घिनौना सलूक करवाया। इसके बाद राणा तुंगा की बीवी ने एक बड़ा खुलासा किया। असल में राणा तुंगा गांव वालों को जमीन से बेदखल कर रहा था, क्योंकि एक विदेशी बिजनेसमैन को उस जमीन के नीचे थोरियम चाहिए था। थोरियम, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम का अल्टरनेटिव है, और इंडिया के कोस्टल एरियाज में यह खजाना दबा हुआ है। बिजनेसमैन ने आंध्र प्रदेश के लोकल मिनिस्टर को घूस देकर इस डील में शामिल किया और फिर राणा तुंगा को 25,000 करोड़ रुपए ऑफर किए गांव खाली करवाने के लिए, और राणा तुंगा ने यह जिम्मा ले लिया। अब जो लोग अपनी जमीन देने से मना करते, उन्हें मार दिया जाता या उनके नाम से फर्जी पेपर्स बनवा लिए जाते। इसी बीच हमें पता चलता है कि जिस छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट को लेटर भेजा था, वो भी उन्हीं गांवों की थी जहां राणा तुंगा जुल्म कर रहा था। अब जाट ये सब सुनकर कसम खाता है कि वो गांव वालों को बचाएगा और राणा तुंगा से अपने भाई समेत सबका बदला लेगा। इसके बाद जाट पुलिस स्टेशन जाता है और लड़कियों पर हुए अत्याचार की कंप्लेंट फाइल करता है। लेकिन जैसे ही वो राणा तुंगा और उसके भाई सोमुलू का नाम लेता है, वहां का इंस्पेक्टर डर जाता है, क्योंकि वो भी राणा तुंगा का आदमी होता है। इंस्पेक्टर सोमुलू को फोन करता है और उसे जाट के बारे में बताता है। सोमुलू तुरंत गुंडों के साथ थाने आता है। जाट को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सोमुलू हमला करता है, जाट अपने आप को आजाद करता है और अकेले ही सोमुलू, उसके सारे गुंडे और खुद इंस्पेक्टर को मार देता है। इसके बाद राणा तुंगा थाने आता है और अपने भाइयों की लाश देखकर आगबूला हो जाता है। अब सीन में एंट्री होती है सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति की। वो राणा तुंगा की डिटेल सीबीआई हेडक्वार्टर भेजता है और उसे पता चलता है कि राणा तुंगा सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। वो श्रीलंका के जाफरा टाइगर्स का डिप्टी कमांडर था और इंडिया में फर्जी आईडी से छिपा बैठा है। सीबीआई ऑफिसर तुरंत इंडियन आर्मी हेड को कॉल करता है और स्पेशल फोर्स भेजने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन आर्मी हेड बताता है कि फिलहाल कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। फिर आर्मी हेड एक नाम लेता है, ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जो कि इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स का हिस्सा है और फिलहाल राणा तुंगा के इलाके के पास ही है। और फिर बड़ा खुलासा होता है, ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह कोई और नहीं बल्कि जाट ही है। अब जाट को आर्मी से ऑफिशियल ऑर्डर्स मिलते हैं कि राणा तुंगा को पकड़ना है और जाट निकल पड़ता है अपने मिशन पर। दूसरी तरफ राणा तुंगा एक पूरे गांव के लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह यानी जाट की, और फिर जाट अकेला ही सारे गुंडों को पीटता है, राणा तुंगा से लड़ता है और उसे हरा देता है। फिर गांव वाले राणा तुंगा को जंजीरों में बांधकर फांसी पर लटका देते हैं। राणा तुंगा का दी एंड। इसी टाइम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी वहां आता है, सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और बताता है कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। और फिर सभी लोग जाट को सैल्यूट करते हैं। मूवी खत्म होती है।